काले भिक्षुओं के एक समूह ने डैगनजोट नामक एक दुष्ट ड्रैगन को बुलाया जो तेजी से प्रकट हुआ और उस स्थान को अंधेरी ऊर्जा से ढक दिया। और निश्चित रूप से भिक्षुओं ने बलिदान अनुष्ठान को पूरा करने के लिए किस्मेटाइट नामक एक वाइफू को पकड़ लिया था। हालांकि उसने अपने खुले होठों का फायदा उठाया और एक शक्तिशाली मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया जो उसकी जंजीरों को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। तभी अन्य जादूगर प्रकट हुए और ड्रैगन को एक जादुई जेल में बंद करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र का इस्तेमाल किया। वाइफू का पति ब्रो ड्रैगन द्वारा मानव जाति पर लाए गए हर आपदा को बताना शुरू कर देता है। दुर्भाग्य से ब्रो इस प्रक्रिया में गंभीर रूप से घायल हो गया और धीरे धीरे कमजोर हो गया। ये देखकर किस्मेटाइट कांप गई और तुरंत अपने पति की मदद करने की कोशिश की, लेकिन ब्रो ने उससे कहा कि वो जितनी जल्दी हो सके सीलिंग को पूरा करे। उसी पल जादुई सील टूट गई क्योंकि मंत्र को प्रतिबिंबित करने वाली जादुई ढाल नष्ट हो गई थी और ड्रैगन ने तुरंत उस लड़के हीरो पर हमला किया जो ढाल पकड़े हुए था। इस बिंदु पर यह सच्चाई सामने आई कि हीरो ब्रो और किस्मेटाइट का बेटा था, जिससे अराजकता फैल गई और ड्रैगन ने एक भयानक त्रासदी को अंजाम दिया। कहानी भविष्य में तेजी से आगे बढ़ती है और मेरा परिचय कराती है ये एक रहस्यमय भटकता हुआ तलवारबाज जो पूरे देश में घूमता है। पास के एक शहर में पहुंचने पर दीवार के गार्डों ने मुझे प्रवेश करने से पहले जांच के लिए रोक दिया, लेकिन जब उन्होंने मेरी तलवार का आकार देखा तो वे डर गए और मुझे बिना कोई और सवाल पूछे जाने दिया। शहर में प्रवेश करने के बाद मैंने पाया कि ये व्यापारियों से भरा हुआ था जो खुशी खुशी सामान का व्यापार कर रहे थे। हालांकि पूरा शहर तब हिल गया जब नंबुको नामक एक कुलीन व्यक्ति प्रकट हुआ और एक भड़कीला प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने वहां मौजूद सभी लोगों की जय जयकार खरीदने के लिए सिक्के उछाले। फिर भी बच्चों के एक समूह ने दूर से उसकी आलोचना की। उन्होंने इस दृश्य को घृणा से देखा क्योंकि नंबुको द्वारा वितरित किए जा रहे पैसे वास्तव में स्वयं लोगों से लूटे गए थे। मैं उत्सुकता से बच्चों की बातचीत का अनुसरण कर रहा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि नंबुको ने बच्चों में से एक को देखा था जो किसी योजना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने एक कुलीन व्यापारी को बालहाल घटना के बारे में बात करते देखा, तो मैं सुनने के लिए रुका। व्यापारी ने कहा कि उसके पूर्वजों ने उसे ड्रैगन बैज एक वंशानुगत वस्तु के रूप में दिया था, लेकिन उसी पल एक बच्चा प्रकट हुआ और बैज छीन लिया। हालांकि व्यापारी के अंगरक्षक ने लगभग तुरंत बच्चे को रोक दिया। लड़के के लिए भाग्यशाली मैंने हस्तक्षेप किया और अंगरक्षक को रोक दिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग शांत हो गए क्योंकि मेरी तलवार इतनी विशाल थी कि मैं उसे एक हाथ से चला सकता था। फिर भी मैं एक व्यर्थ लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था, तो मैंने उसे बैज के मूल्य के बराबर एक सोने का सिक्का देने का फैसला किया, जिससे व्यापारी बहुत आभारी हुआ। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से लड़का इससे नाराज हो गया क्योंकि उसकी योजना अंगरक्षक को विचलित करके व्यापारी का सामान लूटना था। इस कारण से लड़का गुस्से में चला गया और बैज भी ले गया। हालांकि मैंने बच्चों का ठिकाना ढूंढ लिया और बैज वापस ले लिया। ये सच्चाई भी सामने आई कि वो तलवारबाज कोई और नहीं बल्कि मेहर ब्रो और किस्मेटाइट का बेटा था। मैं बहुत ही शान से चला गया, बच्चों को आश्चर्यचकित छोड़ गया क्योंकि वे मेरे कार्यों का अनुमान नहीं लगा पाए थे। इस बीच एक अजनबी एक जादुई पालतू जानवर की मदद से मुझे हर जगह ढूंढ रहा था। जब ये सब हो रहा था, नंबुको ने अन्य रईसों के साथ एक बैठक की और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके दबाव डाला, जिससे व्यापारियों के बीच आतंक फैल गया। नंबुको ने अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने और जादू के पत्थरों की कीमतें बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली व्यापारी को ब्लैकमेल किया। हालांकि पूरे सत्र में उसे परोक्ष रूप से धमकाते रहे नंबुको जानता था कि उसे व्यापारी को कुछ लाभ देना होगा, तो उसने उसकी मदद करने के लिए ग्रैंड ट्रोआ नामक एक शक्तिशाली वस्तु का उपयोग करने की पेशकश की। तभी पेशल के पालतू जानवर ने ग्रैंड ट्रोआ चुरा लिया और व्यापारी को सदमे में डाल दिया। हालांकि बच्चे को तुरंत पकड़ लिया गया, जिससे नंबुको की शक्ति का प्रदर्शन हुआ। इस बीच बच्चे शहर भर में मेरा पीछा करते हुए मजा कर रहे थे। एक इमारत से लगभग गिर गया, लेकिन मैं समय रहते उसे बचाने में कामयाब रहा। हालांकि खेल बाधित हो गया जब एक अन्य बच्चे ने खुलासा किया कि उन्होंने पेशल को पकड़ लिया है, एक लड़का जिसका एक इनामी शिकारी पीछा कर रहा था। उसके बाद बच्चों ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया और तुरंत पेशल को खोजने के लिए दौड़े, जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। जब बच्चों का समूह केंद्रीय चौक पर पहुंचा तो उन्हें एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। नंबुको ने पेशल को सबसे कठोर तरीके से दंडित करने का आदेश दिया था, तो सभी लोग सजा देखने के लिए केंद्र में इकट्ठा हुए। हालांकि मैंने बच्चों से चिंता न करने को कहा क्योंकि मैं उसे आंखें बंद करके भी बचा सकता था। मैं नंबुको के गार्डों की पंक्तियों की ओर बढ़ा और खुद को एक भटकते हुए तलवारबाज के रूप में प्रस्तुत किया। जाहिर है नंबुको के आदेशों को तुरंत निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार जादूगरनी ने तुरंत मुझ पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन मैं गार्डों के हर हमले को आसानी से चकमा दे सकता था, जिससे नंबुको जनता के सामने अपमानित हुआ। वास्तव में मुझे अपनी तलवार निकालने की भी आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने धमकी दी कि अगर उन्होंने बच्चे को नहीं छोड़ा तो मैं अपनी तलवार निकाल लूंगा। ये देखकर कि गार्डों ने हमला करना बंद नहीं किया, मैंने अपनी तलवार निकालने का फैसला किया और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए तलवार उसकी म्यान की तुलना में बहुत छोटी थी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग भ्रमित हो गए। हालांकि वह आदमी जो पिछली रात मुझे खोज रहा था अचानक प्रकट हुआ और लड़ाई में शामिल हो गया जब पेशल भाग निकला। उस समय आज सच्चाई सामने आई कि यह आदमी मेरा गुरु और अंगरक्षक भी था। नंबुको ने मुझे नष्ट करने के लिए ग्रैंड ट्रोआ का उपयोग करके भावनात्मक पल को बाधित किया।
हालांकि मैंने कहा कि वो वस्तु मेरे पिता की थी, तो नम्बुको ने अनुमान लगाया कि मैं ब्रो और किस्मेटाइट का बेटा हूँ। जाहिर है मैं ग्रैंड ट्रोआ को देखकर बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो दुष्ट ड्रैगन को सील करने में सक्षम था। वास्तव में मेरे गुरु ने भी अपनी तलवार निकाली और खुलासा किया कि उन्होंने मुझे तलवार का उपयोग करना सिखाया था, क्योंकि वो भी ऐसी ही मुद्रा का उपयोग करते थे। हालांकि भी लोग चौंक गए जब जादूगरनी ने अनजाने में ग्रैंड ट्रोआ का उपयोग करते हुए ड्रैगन ज़ोर्ड की तलवार को मुक्त कर दिया। ड्रैगन प्रकट हुआ और जगह को तबाह कर दियावा को नकारात्मक ऊर्जा से भर दिया और अराजकता फैला दी। उसे देखकर मुझे उन घावों को महसूस करना शुरू हो गया जो ड्रैगन ने बचपन में मुझे दिए थे। इस कारण से मैं तुरंत ड्रैगन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा, प्रतिशोध की इच्छा से ग्रसित। हालांकि ड्रैगन ने मुझे एक घातक झटका दिया और मुझे बेहोश कर दिया, जिससे मेरे गुरु को मेरी रक्षा के लिए दौड़ना पड़ा। नम्बुको अपनी बालकनी से सब कुछ खुशी से देख रहा था, क्योंकि ड्रैगन ज़ोर्ड सचमुच जगह को तबाह कर रहा था। हालांकि विनाश आसपास के क्षेत्रों में फैलना शुरू हो गया, तो सैनिकों ने ड्रैगन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। वास्तव में सभी को आश्चर्यचकित करते हुए ड्रैगन ज़ोर्ड ने मुझे तीरों की बारिश से बचाया। उसके बाद ड्रैगन ने पूरे क्षेत्र को नष्ट करना शुरू कर दिया और मेरे गुरु को भी डरा दिया। ड्रैगन ज़ोर्ड चला गया और हवा सामान्य हो गई। व्यापारी ये देखकर चौंक गया कि डरने के बजाय नम्बुको ड्रैगन ज़ोर्ड की वापसी से खुश था, क्योंकि अब वो इसे एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकता था, लोगों को सुरक्षा की पेशकश कर सकता था। उसके बाद मेरे गुरु मुझे बच्चों के ठिकाने पर ले गए और मुझे सुरक्षित रखा। इस बीच उन्होंने कई साल पहले हुई दुर्घटना के बारे में बताया और इतिहास बदल दिया। हालांकि बच्चों को कहानी पता थी, मेरे गुरु ने खुलासा किया कि ड्रैगन ज़ोर्ड ने सेंट अमोरियाशुल्फिन और बान लोट समाद्वीप के 3 देशों को आतंकित किया था। तो वे ड्रैगन ज़ोर्ड को एक तटस्थ भूमि में सील करने के लिए सहमत हुए, क्योंकि तीनों राज्यों में से कोई भी अपने क्षेत्र में अनुष्ठान नहीं करना चाहता था। किस्मेटाइट ने जादुई तलवार का इस्तेमाल किया, ब्रो ने सीलिंग खजाने का इस्तेमाल किया और हीरो ने जादुई दर्पण का इस्तेमाल किया। इसके अतिरिक्त 100 सहायक जादूगरों ने ड्रैगन ज़ोर्ड को सील करने की कोशिश करने के लिए सेना में शामिल हो गए, लेकिन ड्रैगन की आग मानव आत्माओं को निगलने में सक्षम थी, इसलिए उन्हें जादू से भी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था। कहानी अचानक बाधित हो गई जब मैं क्रोध में जागा और ड्रैगन ज़ोर्ड का पीछा करने की कोशिश की, तो मेरे गुरु को मुझे रोकना पड़ा। ये देखकर टोमेटे हंसने लगा, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि मैं ड्रैगन का विरोधी हो सकता हूँ। इससे मुझे अपने जीवन के हर दिन को याद करना शुरू हो गया। कम उम्र से मुझे मेरे गुरु गिरु की देखभाल में दिया गया था। उन्होंने मुझे एक सच्चे तलवारबाज की तरह तलवार का उपयोग करना सिखाने के लिए दिन रात प्रशिक्षित किया। उसके बाद मैं और गिरु तुरंत नम्बुको को खोजने के लिए निकल पड़े, क्योंकि हमें किसी भी कीमत पर ग्रैंड ट्रोआ को वापस लेना था। नम्बुको की सेवा करने वाली वफादार जादूगरनी शरीशारू ने उससे संपर्क करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उसे अपने साथ लिए बिना शहर छोड़ गया था। हालांकि उसने उससे हीरो को खोजने का अनुरोध किया। नम्बुको की तलाश करते हुए मैं और गिरु दोपहर का भोजन करने के लिए जगह खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि हमने शहर के केंद्र में हंगामा किया था, इसलिए हमें कहीं भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। सौभाग्य से बिली के कानों वाली एक अजीब लड़की प्रकट हुई और हमें पास के एक स्थान पर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। हालांकि रेस्तरां का खाना स्वादिष्ट था, लड़की और हमारे बीच बातचीत थोड़ी तनावपूर्ण हो गई जब उसे एहसास हुआ कि मैं ब्रो का बेटा हूँ। उस लड़की ने अपना नाम एरन बताया और उसके बाद उसने अलविदा कहा में पूरा अधूरा बिल छोड़ दिया, जिससे मेरे अंदर का छोटा ड्रैगन पागल हो गया। जैसे ही रात हुई हम बच्चों के ठिकाने पर लौट आए, क्योंकि हमारे पास कहीं और रहने के लिए पैसे नहीं थे। और हालांकि इससे टोमेटे असहज था, वे उन लोगों को रहने से इनकार नहीं कर सके जिन्होंने पैशल को बचाया था। आभार व्यक्त करने के लिए गिरु ने उनके लिए एक ऐसा शानदार दावत बनाई जो उन्होंने कभी नहीं खाई थी, जिससे हमें बेहतर तरीके से घुलने मिलने में मदद मिली। उसके बाद गिरु ने फिर से मुझे प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया, लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए मैंने एक बार फिर साबित कर दिया कि तलवारबाजी में मैं कितना बुरा था, क्योंकि मैं छोटे स्लाइम्स के एक समूह को भी नहीं हरा सका। हालांकि मैंने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी तलवार बहुत छोटी थी, लेकिन वास्तव में मुझे एक बड़ी तलवार का उपयोग करने से पहले बहुत सुधार करने की आवश्यकता थी। स्पष्ट रूप से छोटे ड्रैगन ने इस बारे में मजाक किया, इसलिए गिरु अन्य राक्षसों का शिकार करने गया, जबकि मुझे अभ्यास के लिए छोड़ दिया। हालांकि गिरु के अनुपस्थित रहने पर एक विशाल रेत ड्रैगन दिखाई दिया, इसलिए मैंने स्थिति का लाभ उठाया और एक अधिक शक्तिशाली दुश्मन का सामना किया। जैसा कि अपेक्षित था, ड्रैगन ने मेरे वार महसूस भी नहीं किए, लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए ड्रैगन का कोई बुरा इरादा नहीं था। वास्तव में ड्रैगन सिर्फ अपने मुंह में एक लड़की को लिए हुए था और उसे वहां छोड़ने के बाद वह चला गया। लड़की ने मुझे गले लगा लिया और मेरे दिल की धड़कन सुनने लगी। फिर उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले कि हम खुद को संयत कर पाते, गिरु ने अचानक सारातो पर हमला कर दिया, लेकिन मैंने समय रहते हस्तक्षेप किया और उसे रोक दिया। सारातो हालांकि उदासीन लग रही थी। वो रेत पर बैठी थी, रेगिस्तान के नीचे दबी किसी चीज के साथ छेड़छाड़ कर रही थी कि बाकी लोग सुरक्षित ठिकाने पर चले गए। अंदर आने पर मैं सीधे आगे बढ़ा, एक भोजन तैयार किया और सुनिश्चित किया कि हर कोई ठीक से व्यवस्थित हो।
जैसे ही रात हुई मेरा मन सारातो की रहस्यमय उपस्थिति के बारे में सोचता रहा। टॉमिटे ने यह देखा और चिढ़ाने लगाया, सुझाव देते हुए कि मैं अकेलापन महसूस कर रहा था और उसके प्यार में पड़ गया था। मैं चिढ़ाने पर भड़क गया, लेकिन फिर भी मैं सारातो के अकेलेपन के बारे में अपनी बेचैनी को दूर नहीं कर सका। टॉमिटे ने फिर अपना स्वर बदल दिया, मुझे याद दिलाया कि वे जानते थे कि माता पिता के बिना रहना कैसा होता है, और यहाँ तक कि उन्होंने मेरे अपने लंबे समय के नुकसान के लिए चुपचाप सहानुभूति भी व्यक्त की। इस बीच शहर की दीवारों के भीतर शारू और उसकी सेना मुझे ढूंढना जारी रखे हुए थी। वे गलियों और आंगनों में घूमते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर अचानक सारातो खुद उनके सामने प्रकट हुई, जिससे अराजकता में एक और रहस्य जुड़ गया। दृश्य एक विशाल तैरते हुए महल में चला जाता है, जो एक बंजर भूमि पर फैला हुआ है, जहां उम्मीदें बहुत पहले ही धूमिल हो चुकी हैं। अंदर नाम्बुको अनगिनत कपटपूर्ण सौदों का सरगना व्यापारिक रिपोर्टों के ढेर की जांच कर रहा था। उसने डॉक्टर बहारा को आगामी संघर्ष के लिए हथियारों पर शोध जारी रखने का आदेश दिया। अजीब तरह से इस तरह के गंभीर मामलों के बीच बहारा सारातो की सुरक्षा के बारे में चिंतित होकर बुदबुदाई, हालांकि कोई नहीं जानता था कि क्यों। उसी रात सारातो फिर से प्रकट हुई, इस बार चोरों के ठिकाने के भीतर सभी को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। टॉमिटे क्षण भर के लिए उसकी उपस्थिति से मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन यह आकर्षण जल्द ही उसके अप्रत्याशित व्यवहार के कारण चिड़चिड़ापन में बदल गया। फिर एक शांत लेकिन परेशान करने वाले स्वर में उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं जहां भी जाऊंगा वह मेरा पीछा करेगी। टॉमिटे ने उसकी बातों को एक मजाक में बदलने में मजा लिया, या सुझाव देते हुए कि डगनजॉट को हराने का मेरा महान मिशन स्पष्ट रूप से स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि अब मुझे एक नए प्रेम प्रसंग के बारे में चिंता करनी थी। माहौल तनावपूर्ण हो गया और मैं और टॉमिटे गर्मागर्म बहस करने लगे। ठीक जब चीजें नियंत्रण से बाहर होने वाली थी, सारातो ने हस्तक्षेप किया। वो अंदर चली गई, मुझे एक तरफ खींचा और स्थिति को शांत किया। अगले दिन मैं और पाल्पा खरीदारी करने शहर गए, लेकिन हमारी जेब लगभग खाली थी। उसी समय में सारातो के साथ रेगिस्तान में चला गया। मजबूत बनने के लिए दृढ़ संकल्पित मैंने फिर से स्लाइम्स का सामना किया, लेकिन फिर भी मैं उन्हें हरा नहीं पाया। चीजें बदतर हो गईं जब एक भेड़िया चट्टानों से नीचे गिरा और हमला कर दिया। खुद को साबित करने के लिए बेताब मैंने लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन भेड़िया आसानी से मुझ पर हावी हो गया और मुझे जमीन पर गिरा दिया। अपने कंधे पर खून और लगभग खत्म हो चुकी ताकत के साथ मैंने फिर भी जानवर और सारातो के बीच ढाल बनने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये देखकर झटका लगा कि सारातो बिल्कुल भी नहीं हिली। भेड़िया अपने आप गिर गया, उसके पैरों पर अचेत पड़ा था। जब मैंने उसे अविश्वास में देखा तो उसने लापरवाही से कहा कि वो हमले से पहले सो गई थी। उसने मेरे घावों को देखा, मेरे कंधे पर हाथ रखा और जादू से उसे आसानी से ठीक कर दिया। मैंने अवाक होकर देखा। बाद में मैंने भेड़िए के शव को एक सिक्के में बेच दिया, लेकिन सस्ते दाम पर शिकायत की। हालांकि मेरी शिकायत तब खत्म हो गई जब मैंने सैनिकों को एक आदमी को खींचते हुए देखा। उस आदमी को खदानों में ले जाया गया, जहां उसे मैजिक क्रिस्टल निकालने के लिए बिना रुके काम करने के लिए मजबूर किया गया। मैं अनदेखा नहीं कर सका। मैंने सारातो से इंतजार करने को कहा और आगे बढ़ गया। मैंने सीधे सैनिकों का सामना किया, उनसे आदमी को रिहा करने की मांग की। इसके बजाय उन्होंने मुझे क्रूरता से पीटा और मुझे हथकड़ी लगा दी। मुझे उसी आदमी के साथ जेल में डाल दिया गया जिसे मैंने बचाने की कोशिश की थी। वहां मुझे सच्चाई का पता चला। खदानों में ले जाए गए कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटा। मैं हमेशा की तरह जिद्दी फुसफुसाया कि मैं नकली पहचान पत्र के साथ भाग जाऊंगा, लेकिन मेरे साथी कैदी ने ऐसी खतरनाक योजना पर डर कर देखा। कहीं और शारू बेचैनी से चक्कर लगा रही थी। उसका जादुई दर्पण काम नहीं कर रहा था। जब उसे खबर मिली कि मुझे पकड़ लिया गया है और महल में ले जाया गया है, तो वो तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए निकल पड़ी। एक गली के अंधेरे में टॉमिटे मेरा पता लगाने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सारातो ही थी। उसकी उपस्थिति ने उसकी पहले से ही जटिल स्थिति को और भी जटिल कर दिया। महल के अंदर शहर का लॉर्ड क्रोधित हो गया जब उसे पता चला कि नाम्बुको ने उसके मामलों में हस्तक्षेप किया था। जब उसने अपनी गुप्त तिजोरी की जांच की और अपनी खोई हुई खाता बही नहीं मिली, तो चीजें और भी बदतर हो गईं। उसे एहसास हुआ ये टॉमिटे की योजना थी। अपने सिर पर उजागर होने के खतरे के साथ लॉर्ड को पीछे धकेल दिया गया। उसके अपराध प्रकाश में आने वाले थे। उस रात टॉमिटे और सारातो को शाही गार्ड द्वारा घात लगाकर हमला किया गया, लेकिन इससे पहले कि सबसे बुरा होता गिरू और पाल्पा आ गए। उनके हाथ में चोरी की खाता बही के साथ उन्होंने पासा पलट दिया। इसका लाभ उठाकर मुझे और महल की कोठरियों में फंसे अन्य कैदियों को रिहा कराया गया। अगले दिन मैंने सारातो को भगाने की कोशिश की। उससे कहा कि वो चली जाए ताकि मैं अकेले अभ्यास पर ध्यान केंद्रित कर सकूं, लेकिन सारातो कहीं नहीं गई। वो मेरे पीछे लगी रही। उसके अजीबोगरीब हाव-भाव मुझे असहज कर रहे थे, खासकर जब मैं अभ्यास करने की कोशिश कर रहा था। कोने में महसूस करते हुए मैंने आखिरकार उसे एक सोने का सिक्का दिया और उससे भोजन खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल करने को कहा। भटकते हुए सारातो को एरिन मिली, जिसने उसे कहीं साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। अभ्यास मैदान में वापस आकर मैं उसी स्लाइम्स के साथ लगातार लड़ने से तेजी से निराश हो गया। चिढ़कर मैंने गिरू को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मुझे केवल मजाक उड़ाया गया और मना कर दिया गया। इस बीच एरिन सारातो को एक गर्म पानी के झरने पर ले गई।
उसने अफवाहों को समझाया कि यहाँ का पानी उपचार गुणों वाला था। सारातो ने सुधार किया, पानी घावों को ठीक कर सकता है लेकिन ये मृतकों को वापस नहीं ला सकता। झील के उस पार से देखते हुए शारिशारू ने दृश्य पर ध्यान दिया जिससे एरिन का ध्यान आकर्षित हुआ। कहीं ऑटोमिट्टे और पाल्पा को एक वांछित पोस्टर मिला, एक राक्षस को पकड़ने के लिए 300 सोने के सिक्के। इनाम से उत्साहित और ये मानते हुए कि गिरु एक सहयोगी था, वे जल्दी से अभ्यास मैदान में गए। लेकिन वहां ने ये देखकर आश्चर्य हुआ कि गिरु और मैं द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। गिरु कोई पंच नहीं खींच रहा था। उसने सीधे मुझसे कहा कि केवल ग्रैंड ट्रॉ पर निर्भर रहना डगनज़ॉर्ट को हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसने मुझे याद दिलाया कि 100 प्रतिभाशाली जादूगर भी एक बार ड्रैगन को सील करने में विफल रहे थे। ये सुनकर मैं क्रोधित हो गया। गुस्से में गिरु पर हमला किया लेकिन गिरु टस से मस नहीं हुआ। उसने वार को रोका और आसानी से मुझे हरा दिया। पाल्पा और टॉमिट्टे मेरी चिंता करते हुए मेरे पास दौड़ कर आए। गिरु हालांकि ने घोषणा की कि मुझे उपचार की आवश्यकता थी और सूचित किया कि वे उपचार गर्म पानी के झरने पर जाएंगे। जैसे ही वे गए, नाम्बुको के सैनिक चुपचाप उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। गर्म पानी के झरने पर मैंने पानी की अद्भुत पुनर्स्थापनात्मक शक्ति को देखा और बेहद आश्चर्यचकित था। शारिशारू ने मेरी उपस्थिति को महसूस किया और आदेश दिए। गिरु ने मुझे चेतावनी दी कि हमारा रास्ता केवल अभ्यास ही नहीं होगा। अनगिनत कार्य इंतजार कर रहे थे और अगर मैं वास्तव में सफल होना चाहता था तो मुझे अटूट दृढ़ संकल्प दिखाना था। लेकिन जल्द ही आपदा आ गई। शारिशारू के संकेत पर सैनिकों ने एक विकृत ऑक्टोपस को जगाया। जीव पानी से बाहर निकला, पागलपन से धड़कता हुआ और कहर बरपा रहा था। अराजकता में सारातो को उसने पकड़ लिया। एरिन तुरंत भाग गई घटना स्थल को छोड़कर, क्योंकि राक्षस ने अपनी सीमा के भीतर सभी पर हमला किया, यहाँ तक कि खुद शारिशारू के खिलाफ भी मुड़ गया। शक्ति के एक साहसी प्रदर्शन में गिरु सीधे अंदर चला गया और राक्षस को हरा दिया, जिससे उसके क्रोध का अंत हो गया। जब लड़ाई समाप्त हुई तो मैं जल्दी से झील के किनारे गया और सारातो को सुरक्षित पाया। पाल्पा और टॉमिटैपल को महसूस करते हुए मैं जगह देने के लिए चुपचाप पीछे हट गए। एक बार जब राक्षस को वश में कर लिया गया तो समूह ने उसके शरीर को शहर में वापस खींच लिया। केवल ये पता चला कि मूल वांछित पोस्टर शारिशारू द्वारा मुझे पकड़ने के लिए एक जाल था। निराश न होकर उन्होंने राक्षस को बेचने का फैसला किया। उम्मीद है कि पैसे का उपयोग मेरे बहुत आवश्यक कवच को खरीदने के लिए किया जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीदें टूट गईं। जो कवच वे चाहते थे वो बहुत महंगा था और उन्हें एक सस्ता चेनमेल सूट स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगली सुबह मैंने बच्चों को विदाई दी, इससे पहले कि मैं एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ता। टॉमिट्टे ने अपने साथियों के विरोध के बावजूद ये घोषणा करके समूह को चौंका दिया कि वो मेरे समूह में शामिल हो जाएगा। मैं ग्रैंड ट्रोआ को वापस पाने के दृढ़ संकल्प से जल रहा था। वापस आने का वादा किया और नए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा। रास्ते में हम फिर से एरन से मिले। उसने सच्चाई का खुलासा किया कि शारिशारू ने पिछले दिन राक्षस को छोड़ने की साजिश रची थी। एरिन ने तब मेरे समूह में शामिल होने का प्रस्ताव रखा। हमें उस भूमि में नाम्बुको के स्थान का नक्शा दिया जहां इच्छाएं मर जाती हैं, लेकिन एक शर्त थी। वो ये बहुमूल्य जानकारी तभी प्रदान करेगी जब उसे हमारे रैंकों में स्वागत किया जाएगा। मैं, एक भ्रष्ट और असुधार्य कंजूस, बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। आखिरकार अपनी टीम में एक और सहयोगी, खासकर एक सुंदर सहयोगी का होना, इससे बेहतर क्या हो सकता है। जैसे ही मैं और मेरे साथी अपनी यात्रा में गहराई तक आगे बढ़े, आकाश से नीचे आते हुए एक विशाल पक्षी ने अचानक हमारा रास्ता रोक लिया। टॉमिटेरिन, सारातो और पाल्पा एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गए, आश्रय ढूंढते हुए कि मैं तलवार पकड़े हुए खतरे का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन मेरा वार रुक गया, मुझे असुरक्षित छोड़कर। जब तक गिरु अंतिम क्षण में हस्तक्षेप नहीं करता, मुझे खतरे से बाहर खींचते हुए। स्थिति को लगातार जोखिम भरा होते देख गिरु ने सलाह दी कि हमें फिलहाल राक्षस से बचना चाहिए और पास के जंगल में रात बितानी चाहिए। उस रात समूह अलाव के चारों ओर इकट्ठा हुआ था। वातावरण भारी लग रहा था, लेकिन एक व्यक्ति अनुपस्थित था, सारातो। वह पानी लेने गई थी। शांत पल पाने के अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने उसकी जांच करने के लिए स्वेच्छा से कदम बढ़ाया। धारा का अनुसरण करते हुए मैंने उसे पानी के किनारे शांति से इंतजार करते हुए पाया। महल में कहीं और नाम्बुको अपने उत्सुक ग्राहकों को अपने नवीनतम हथियारों का प्रदर्शन करने में व्यस्त था। उसका प्रदर्शन त्रुटिहीन था और खरीदारों ने घातक कृतियों के लिए तुरंत क्रिस्टल में भुगतान किया। जादुई दर्पण के माध्यम से दूर से देख रही शारिशारू ने सौदे पर ध्यान दिया, लेकिन उसका ध्यान जल्द ही बदल गया जब उसे मेरे समूह पर पक्षी के हमले के बारे में पता चला। नाम्बुको ने जीव की पहचान हॉकाई के रूप में की, जो क्षेत्र के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। शारिशारू अपने प्यारे आकर्षण का उपयोग करके अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी। उसने उसे खुश करने की कोशिश की, लेकिन नाम्बुको मजाक करने के मूड में नहीं था। उसने उसे ठंडा आदेश दिया कि वो मेरा शिकार करे और चेतावनी दी कि यदि वो असफल होती है तो वो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के खत्म कर देगा। वापस जंगल में हॉकाई फिर से ऊपर मंडरा रहा था। मुझे और मेरे साथियों का पीछा करते हुए जैसे ही हम आगे बढ़ते रहे, जैसे ही हम नमक के मैदानों में पहुंचे, विपदा आ गई। शारिशारू और उसके सैनिक अचानक प्रकट हुए, एक घात लगाकर हमला करते हुए। काले जादू से उन्होंने 3 विशाल गोलेमों को जगाया और उन्हें समूह की ओर भगा दिया। मैं जल्दबाजी से प्रेरित होकर सीधा शारिशारू की ओर दौड़ा। मेरा जल्दबाजी भरा निर्णय एक घातक गलती साबित हुआ।
उसने तुरंत बिजली के जादू से पलटवार किया, मुझे जमीन पर गिरा दिया। गिरू लड़ता रहा, सैनिकों को काटते हुए और बेजोड़ कौशल के साथ विशाल गोलेमों से लड़ा, लेकिन मैं उठने की कोशिश कर रहा था, खुद को अभिभूत पाया। मेरी तलवार शारू की अथक शक्ति के तहत टूट गई, मुझे खुद का बचाव करने में असमर्थ छोड़कर। निराशा बढ़ गई जब तक पाल्पा ने कदम नहीं रखा, मोमू को बुलाते हुए, एक खरगोश जैसी लड़की जो अपने लालच और खरीदे जाने की इच्छा के लिए जानी जाती है। एक चमक के साथ मोमू एक जादुई संदूक से प्रकट हुई। बिना समय गवाए पाल्पा ने सारातो और टॉमेट दोनों को सुरक्षा के लिए संदूक में फेंक दिया। हालांकि टॉमेट ने अपने साथियों की सुरक्षा के लिए कड़ा विरोध किया। मैं दीवार से घिरा हुआ और शारू द्वारा हमला किया गया प्रतिकार करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। गिरू युद्ध में कूद पड़ा उसके जादू का सामना करते हुए। उनकी लड़ाई से धरती हिल उठी, लेकिन अंततः गिरू भी शारू के कुचल देने वाले जादू से फंस गया। क्रूर इरादे से उसने गिरू को मौके पर ही मारने की धमकी दी जब तक मैं आत्मसमर्पण न कर दूं। उस दृश्य ने मेरे भीतर गहराई तक कुछ जला दिया। क्रोध, दुख और निराशा एक साथ घूम रहे थे, मुझे मेरी सीमाओं से परे धकेलते हुए। मेरा शरीर मुड़ गया, मेरा ऑरा गहरा हो गया, और इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता मैं एक विकृत परिवर्तन से गुजरा। मुझसे आदिम शक्ति फूट पड़ी, अनियंत्रित और भयावह। एक ही विनाशकारी वार से मैंने एक बल के विस्फोट में सैनिकों को साफ कर दिया, शारू को ही रीढ़ की हड्डी तक कंपाते हुए छोड़ दिया। लेकिन शक्ति स्थायी नहीं थी। जैसे ही क्रोध ने मुझे निगल लिया, मेरी शक्ति भी जल गई। मेरा मन धुंधला हो गया, मेरा शरीर थकावट के बोझ तले गिर गया और मैं बेहोश हो गया। उसी शांत युद्ध क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया जिसने अपने क्रोध को छोड़ दिया था। जैसे ही मैं धीरे धीरे होश में आया, मेरा धुंधलापन साफ हो गया और मैंने नाम्बुको और उसके आदमियों को अपने ऊपर खड़ा पाया। पिछली लड़ाई से अभी भी थका हुआ मैं कमजोर और भ्रमित महसूस कर रहा था। एक अजीब सपने के टुकड़े अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहे थे। उसी समय मोमू जादुई संदूक के साथ फिर से प्रकट हुई, सारातो को लेकर। अनमने ढंग से पाल्पा ने अपनी थैली खाली कर दी, मोमू की लालची मांगों को पूरा करने के लिए। यह सब मेरी खोज जारी रखने के उद्देश्य से। कहीं और नाम्बुको अपने एक धनी ग्राहक के साथ सौदा कर रहा था, एक शानदार ढंग से कपड़े पहने हुए व्यक्ति जो उसके नवीनतम सामानों की उत्सुकता से समीक्षा कर रहा था। उनके पीछे एक भयावह दृश्य था। एक हरे रंग का ओर्क एक सूली पर बंधा हुआ था जिसके पास 3 जंजीर से बंधे लोग थे। डॉक्टर ने अपने प्रयोग की तैयारी की और लाल रोशनी के एक अचानक फटने में बंदियों को एक साथ मिला दिया गया। उनकी भयभीत आंखों के सामने एक विशाल चींटी का जन्म हुआ, आधा इंसान आधा जानवर। देखने वाली महिला ने नाम्बुको की सफलता के लिए तालियां बजाई, उसके विचित्र आविष्कार की प्रशंसा करते हुए। अंधेरे में छिपा हुआ मैंने सब कुछ देखा। हालांकि डॉक्टर ने निराशा में भौहें सिकोड़िया दावा करते हुए कि परिणाम और मजबूत होना चाहिए था। मैंने इस पल को बाहर आने के लिए चुना, नाम्बुको के सामने खुद को उजागर किया और उसे सीधे चुनौती दी। लेकिन जब मैंने अपने हथियार के लिए हाथ बढ़ाया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी तलवार गायब थी। कोई और विकल्प न होने पर मैं खाली हाथों से अंदर घुस गया, केवल आसानी से पराजित और ढेर होने के लिए। अपनी हार में भी मैंने ग्रैंड ट्रोआ को वापस मांगने के लिए चिल्लाया, लेकिन नाम्बुको ने ठंडे बस्ते में डाल दिया कि वो अवशेष अब उसका था। सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया और नाम्बुको ने घोषणा की कि मुझे एक विशेष सभा में ले जाया जाएगा। इस बीच गिरू मेरी रहस्यमय क्षमता पर विचार कर रहा था, विनाशकारी शक्ति को उजागर करने में। एरन अचानक उनके बीच प्रकट हुई, पाल्पा को उसके समय पर आने से परेशान करते हुए। जबकि गिरू, टोमेट और सारातो को एक शानदार तंबू में ले जाया गया, एरन और पाल्पा को पीछे छोड़कर। बाहर नाम्बुको अपने धनी ग्राहक का मनोरंजन कर रहा था, उसके सम्मान में एक दावत तैयार कर रहा था। शारू पहुंची, मुझे पकड़ने में असफल रहने के लिए माफी मांगने के लिए तैयार। उसके आश्चर्य के लिए नाम्बुको ने मेरी शक्ति की प्रशंसा की और इसके बजाय उसे सोने की एक थैली से पुरस्कृत किया। अत्यधिक खुशी में शारू ने उसे धन्यवाद के रूप में गले लगा लिया। प्रयोगशाला के मैदान में वापस गिरू और अन्य लोगों ने अर्ध मानव ओर्क का निरीक्षण किया, या महसूस करते हुए कि ये विकृत प्राणी नाम्बुको का काम होना चाहिए। तंबू के अंदर मैं एक कुर्सी पर कसकर बंधा हुआ बैठा था। नाम्बुको अंदर आया, क्रूर यातना उपकरणों का प्रदर्शन करते हुए। मेरे रहस्यों को उजागर करने के इरादे से उसने मुझसे दानव ड्रैगन जोट के साथ मेरे संबंध के बारे में पूछा। मैं अडिग रहा है जानने की मांग करते हुए कि नाम्बुको जैसा व्यापारी ऐसी बुरी चीजों में क्यों दिलचस्पी लेगा। एक धूर्त मुस्कान के साथ नाम्बुको ने समझाया कि युद्ध और अराजकता लाभदायक थे। जितना अधिक ड्रैगनजोट ने नष्ट किया, उतना ही अधिक हथियारों की मांग बढ़ी और वो उतना ही अमीर हो गया। इससे पहले कि यातना शुरू होती, बाहर चीखें गूंज उठीं। धनी खरीदार अपमानित महसूस कर रहा था, उसने तबाही मचा दी। मैंने अवसर का लाभ उठाया। मैंने अपना पैर खिसकाया, अपना कार्ड निकाला और अपने हाथों पर रस्सियों को काटना शुरू कर दिया, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए। इस बीच डॉक्टर अपनी मशीनों के साथ काम कर रहा था जब उसके सेंसर ने अचानक सारातो को पास में पाया। भ्रमित होकर उसने संकेत का अनुसरण किया, अंततः तंबू में प्रवेश किया। वहां उसने मुझे खुद को मुक्त करते हुए पकड़ा। अजीब बात यह है कि डॉक्टर रुक गया, हवा को सूंघते हुए। मेरी उपस्थिति ने उसे सारातो की याद दिला दी। उसने मुझसे उसके बारे में पूछा, जबकि मैंने अपनी बंधन रस्सियों को काटना जारी रखा। बाहर शारू और सैनिक पी रहे थे और जश्न मना रहे थे, नाम्बुको की उदारता में विश्वास करते हुए।
अंदर डॉक्टर सारातो के बारे में बड़बड़ाता रहा और मेरे अंतर्निहित भाग्य के बारे में। अंततः मैं रस्सियों से मुक्त हो गया और उसका सामना किया। अलार्म बजाने के बजाय डॉक्टर ने आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ बात की। उसने स्वीकार किया कि मैं और सारातो एक अविस्मरणीय बंधन से बंधे थे। उसने मुझसे उसकी देखभाल करने की विनती की, लेकिन मैं झिझका नाम्बुको के हाथों में फंसने पर किसी की भी रक्षा करने की अपनी क्षमता पर संदेह करते हुए। फिर एक अप्रत्याशित मोड़ में डॉक्टर ने जहर की एक शीशी निकाली। उसने सुझाव दिया कि यदि मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकता तो इसे पीने से मैं दूसरे लोक में सारातो के साथ फिर से मिल सकता हूँ। मैं हिल गया, दृढ़ संकल्प और निराशा के बीच फंसा हुआ था। अंततः मैंने स्वीकार कर लिया और जहर पी लिया। कुछ ही क्षण बाद तंबू के बाहर गिरू और अन्य लोगों ने आश्चर्य से ऊपर देखा जब मैं अचानक ऊपर से नीचे गिरा। घबराहट में गिरू ने तेजी से पीछे हटने का आह्वान किया, प्रश्नों में समय बर्बाद न करते हुए। अंदर वापस नाम्बुको प्रोफेसर पर भड़क उठा। उसकी अवज्ञा से क्रोधित होकर डॉक्टर ने उसे अपनी जान लेने की चुनौती दी, लेकिन नाम्बुको ने खुद को रोक लिया है, स्वीकार करते हुए कि उसके कौशल को खत्म करना बहुत कीमती था। प्रोफेसर अडिग रहा, सारातो के लिए मेरी रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित होकर। अपनी आंखों में एक तीखी चमक के साथ नाम्बुको ने पूछा कि क्या मुझे सारातो की असली पहचान पता है। फिर उसने सारातो को पहला मौका मिलते ही खत्म करने की कसम खाई। ये सुनकर प्रोफेसर कांप गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो नहीं टूटा। कहानी एक परित्यक्त खदान की गहराई में स्थानांतरित हो गई। एरिन ने समझाया कि अंदर गहराई मेक ने कथक रूप से कीमती जादू पत्थरों की खुदाई कर रहे थे, असंख्य लड़ाइयों की जीवन रेखा। जैसे ही समूह ने जांच की, सारातो मेरे पास आई, अपनी आंखें सिकोड़ते हुए, जब उसने मेरे ऊपर डॉक्टर बेहरा की खुशबू का एक हल्का निशान पाया। गिरु इस बीच प्रोफेसर की अजीब टिप्पणियों पर विचार कर रहा था। उसे बेहरा का परेशान करने वाला दावा याद आया कि मेरा दिल पूरी तरह से मेरा नहीं था और उसकी धड़कन प्राचीन ड्रैगन डागनज़ोर्ट से जुड़ी हो सकती है। गिरु ने एक भयावह परिकल्पना को एक साथ जोड़ा। शायद मेरे पिता कई साल पहले भाग्यवादी लड़ाई में निराशा से प्रेरित होकर मेरे दिल को डागनज़ोर्ट से बदल दिया था। ऐसा आदान प्रदान ये समझाएगा कि मेरी दिल की धड़कनें अनियमित क्यों थी और क्यों बेकाबू शक्ति के विस्फोट मुझे अभिभूत कर देते थे। जब भी निराशा या क्रोध हावी होता था, मुझे एक क्षण भर के लिए ही सही कुछ विकृत में बदल देते थे। इस विचार ने गिरु को असहज कर दिया, लेकिन ये उन भयावह घटनाओं से मेल खाता था जिन्हें उन्होंने देखा था। मैं सुनता रहा, मेरा जबड़ा कस गया। अगर ये बंधन वास्तविक था तो शायद मेरी अपनी मौत डागनज़ोर्ट को भी नीचे खींच लेगी। ये विचार मेरे सीने में जलने लगा। मेरे माता पिता का नरसंहार करने वाले अजगर के प्रति घृणा की भावना बढ़ गई। मुट्ठी कसकर मैं भावनाओं के तीव्र विस्फोट में खान से बाहर निकला। गिरु और पाल्पा मेरे लापरवाह स्वभाव के बारे में चिंतित होकर पीछे पीछे आए। एरिन उनके साथ जाने वाली थी, लेकिन टोमाइट ने उसका रास्ता रोक दिया, अपना सिर हिलाया। कुछ घाव उसने कहा बाहरी लोगों के लिए बहुत निजी थे। महल में वापस शरीशारू अपने नव अधिग्रहित धन में डूबी हुई थी, जो नाम्बुको से एक पुरस्कार था, लेकिन उसकी लालची संतुष्टि उसकी चिंता को कम नहीं कर सकी। अशांत होकर उसने अपने पंख वाले राक्षसों को हवा में छोड़ दिया। उन्हें मेरी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया। महल से दूर मैं एक तबाह हुए गांव में पहुंचा। उसकी चुप्पी दम घोटने वाली थी। वहां में मौत का बोझ था। गिरु ठिठक गया। इस जगह ने पुराने निशानों को जगा दिया। टोमाइट ने अशुभ हवा के बारे में बुदबुदाया, लेकिन गिरु ने अपने सबसे बुरे डर की पुष्टि की। ये भूमि उसके अतीत से जुड़ी हुई थी। उसने उन्हें मलबे का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने खोज की, प्रेतवाधित भ्रम गिरु को सताते रहे। उसने खुद को एक बच्चे के रूप में देखा। यादें हकीकत में घुल मिल गईं। उसे अपने माता पिता द्वारा सहन की गई क्रूरता याद आई। उसकी माँ एक इंसान थी, उसके पिता को एक राक्षस माना जाता था। ग्रामीणों का मानना था कि उसने उन्हें शाप दिया था, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण उपस्थिति के लिए उसे दोषी ठहराया था। लेकिन गिरु की माँ कभी नहीं डगमगाई। वो अपने पति के साथ खड़ी रही, अपनी निष्ठा में अडिग। एक आखिरी स्मृति में गिरु ने अपने पिता की आवाज सुनी, जो मौत का सामना करने पर भी शक्तिशाली थी। एक सच्चा गिरु कभी किसी उद्देश्य को नहीं छोड़ता। लेकिन वो रात त्रासदी में समाप्त हुई जब उसके माता पिता को एक साथ फांसी दे दी गई। ये स्मृति उसके मन में गहराई तक अंकित थी, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरता था। मलबे में कहीं ऑटोमाइट भयानक लाशों के ढेर में भटक गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, एक अस्पष्ट छाया उसके ऊपर आ गई। एक अजीब प्राणी, आधा आदमी आधा और का चुपचाप उसकी हर गतिविधि को देख रहा था। वो टूट पड़ा, जिससे टोमाइट को दूसरों की ओर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। गिरु पर एक और स्मृति हावी हो गई, ब्रो की छवि जिसने उसे बचाया था। और पहली बार जब उसने नवजात हीरो को देखा था, वो वर्तमान में वापस आ गया। उसने टोमाइट को उनकी ओर भागते हुए देखा। एक घृणित विकृत प्राणी उसके पीछे लगा हुआ था। मैं आगे बढ़ा, उसका सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन मेरा हाथ पीछे हट गया। मेरी तलवार गायब हो गई थी। वह प्राणी टूट पड़ा। अंतिम क्षण में गिरु की ब्लेड चमक उठी। उसने हमले को काट दिया और समूह को ढाल दिया। मैं अपने सीने को पकड़े हुए चेतावनी दी कि गिरु हमारे आखिरी युद्ध से पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। टोमाइट ने मुझे डागनज़ोर्ट का रूप धारण करने के लिए, अपने भीतर की काली शक्ति को मुक्त करने के लिए बेताब होकर आग्रह किया। मैंने संघर्ष की आन से तन गई, क्योंकि मैंने राक्षसी ऊर्जा को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मेरे शरीर ने मुझे धोखा दिया, मुझे असुरक्षित छोड़ दिया। वो प्राणी टूट पड़ा, मुझे कुचलने पर आमादा था।
टोमाइट घबराहट में चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि हमला होता गिरू फिर से कूद पड़ा। एक निर्णायक वार से उसने प्राणी को आधा काट दिया, जिससे खतरा तुरंत समाप्त हो गया। इस बीच शहर में कहीं और एरिन शरीशारू और नाम्बुको के साथ एक बैठक में घुस गई। सच्चाई का खुलासा हुआ। एरिन एक चूहा था, एक किराए का जासूस। उसने व्यापारी को सूचित किया कि मैं अपने भीतर दगनजोट का दिल लेकर चल रहा था। नाम्बुको ने शुरू में दावे को बकवास कहकर खारिज कर दिया, लेकिन एरिन ने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया कि उसका काम जानकारी बेचना था और जानकारी कभी मुफ्त नहीं होती। उसके आत्मविश्वास से आश्वस्त होकर नाम्बुको ने उसे एक शानदार वस्तु से पुरस्कृत किया। फिर उसने शरीशारू को बुलाया। उसका आदेश सरल और ठंडा था, उसे हीरो को मारना था। इस यात्रा ने मुझे और मेरे साथियों को रोनाल्डो गांव के हलचल भरे बाहरी इलाके में पहुंचा दिया, जहां सड़कें व्यापार और हंसी से गुलजार थीं। टोमाइट ने बच्चों जैसी विस्मय से हलचल भरे दृश्य को देखा। पाल्पा ने समझाया कि अपनी दूरस्थ स्थान के बावजूद गांव फलता फूलता था, क्योंकि ये एक ऐसे चौराहे पर स्थित था जहां यात्री और व्यापारी मिलते थे। मैं हमेशा अधीर रहता हूँ, एक नई तलवार खरीदने का इरादा व्यक्त किया, लेकिन गिरू ने बीच में टोक दिया। सबसे पहले उन्हें उस मगरमच्छ को बेचना था जिसे वे घसीट रहे थे। उसके बाद ही मैं सोने खर्च करने के बारे में सोच सकता था। उसने मुझे अपनी वित्त व्यवस्था को और अधिक कसकर प्रबंधित करने की चेतावनी दी। जैसे ही शाम ढली, टोमाइट हमेशा उत्सुक रहता हैकल की योजनाओं के बारे में पूछा। गिरू ने शांति से सुझाव दिया कि वे आराम करें, जिसकी समूह को सख्त जरूरत थी। उस रात गिरू अपने कमरे में एक मानचित्र का अध्ययन कर रहा था। उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ी हुई थीं। मैं पास ज्ञात बाह हुए गांव में गिरू के मूड के बारे में अभी भी परेशान था। मैंने सीधे पूछा कि गिरू इतना दूर क्यों अभिनय कर रहा था। गिरू ने मुझे आश्वासन दिया कि वो केवल मुझे बचाने के अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा था, लेकिन मैंने उन शब्दों में एक अनकहा बोझ महसूस किया। गांव की शांति आधी रात में टूट गई। ऊपर से एक राक्षसी छाया उत्तरी इमारतों को नष्ट कर दिया और ग्रामीणों को आतंक में बिखेर दिया। जैसे ही धूल छंटी वह आकृति सामने आई, दगनजोट, उसकी उपस्थिति ने मृत्यु बिखेर दी। उसकी आभा ने हर उस आत्मा को कुचल दिया जिसने उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की। गुस्से में मैंने अपनी मुट्ठी कस ली और राक्षस का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। गिरू ने जल्दी से हस्तक्षेप किया, सावधानी बरतने का आग्रह किया, लेकिन जैसे ही राक्षस ने फिर से हमला किया, उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत था। यह असली अजगर नहीं था। शरीशारू आई मुस्कुराते हुए सच्चाई का खुलासा किया। ये प्राणी एक प्राचीन आतंक नहीं था, बल्कि डॉक्टर बहारा का निर्माण था। महल से बहारा गर्व से देख रहा था। उसे विश्वास था कि ये कठपुतली मुझे उसकी इच्छा के अनुसार झुका देगी। नाम्बुको हालांकि उदासीनता से सुस्त था। उसके लिए यह असली अजगर को बाहर निकालने के लिए एक चारा से ज्यादा कुछ नहीं था। अंधेरे के राक्षस ने हमला किया, गिरू को पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं हिल पाता, शरीशारू ने हमला किया। उसकी छाता बिजली की चमक के साथ मुझ पर लगी। दूर से देखते हुए बहारा अचानक तनाव में आ गया। उसे साराटो के साथ मेरा अजीबोगरीब बंधन महसूस हुआ, जिसने इस लड़ाई को उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक खतरनाक बना दिया। साराटो खुद चेतावनी में चिल्लाए, जोर देकर कहा कि यह दगनजोट नहीं था, लेकिन उसकी पुकार जादू के झटके से दब गई। मैं कोने में धकेला हुआ डर और अंदर ही अंदर बढ़ते क्रोध को महसूस कर रहा था। मैं अब अपने भीतर गहरी दबी हुई शक्ति को दबा नहीं सका। मेरा शरीर कांप गया और फिर शक्ति में फट गया। अजगर की ऊर्जा फूट पड़ी। मेरा रूप विकृत हो गया। ऊर्जा की परतें मेरे शरीर में लहर कर गईं। एक क्षण में लड़का उससे कहीं अधिक कुछ बन गया, कुछ भयानक। मेरे हाथ के एक झटके ने शरीशारू और उसके सैनिकों को तूफान में पत्तों की तरह उड़ा दिया। टोमाइट और साराटो चुप्पी में दंग रह गए, क्योंकि मैं दहाड़ा मेरा अजगर रूप आदिम शक्ति से चमक रहा था। लेकिन शक्ति एक कीमत पर आई। मेरा ध्यान फीका पड़ गया। क्रोध ने तर्क को धूमिल कर दिया। मैंने अपनी तलवार बेतरतीब ढंग से लहराई और क्रोध मेमोरी ब्लेड ने गिरू को काट दिया। खून निकला और गिरू गिर गया, जबकि साराटो ने अपनी छाती पकड़ ली, जैसे कि वो वार उसके अपने दिल में लगा हो। ऊर्जा बाहर की ओर फैल गई, जिससे पूरी भूमि हिल गई। नाम्बुको के महल मेहर दर्पण धूल में बिखर गया, जो उस भयानक शक्ति का संकेत था जिसे मैंने मुक्त किया था। बहारा चौड़ी आंखों से देख रहा था, या महसूस कर रहा था कि दगनजोट का कितना सार इस लड़के के भीतर निहित था। धीरे धीरे मेरा क्रोध कम हो गया। अजगर के लक्षण मानव रूप में वापस फीके पड़ गए। मैं हांफते हुए घुटनों के बल बैठ गया। गिरू जमीन पर निष्क्रिय पड़ा था। उसका शरीर टूटा हुआ था। साराटो उसकी ओर दौड़ी। उसके आंसुओं ने उसके डर को धोखा दिया। पाल्पा और टोमाइट उनके बगल में घुटनों के बल बैठे उस तबाही से हैरान थे जिसे उन्होंने अभी देखा था। दूर नाम्बुको ने अपनी ठोड़ी सहलाई। अब वो समझ गया था। दगनजोट को पकड़ने से पहले मुझे पहले वश में करना होगा। लड़का अब केवल तलवार के साथ भटकने वाला अनाथ नहीं था, वो खुद अजगर का पात्र था। मैं अभी भी गिरू के बगल में थासराय की शांति में उसकी निगरानी कर रहा था। गिरू बेहोश पड़ा था, उथली सांस ले रहा था। युद्ध का बोझ अभी भी उसके चेहरे पर अंकित था। साराटो चुपचाप अंदर आया, मेरे बगल में बिना एक शब्द कहे खड़ा हो गया। केवल उसकी उपस्थिति ही आराम का एक प्रयास था। नीचे पाल्पा एक बर्तन में भोजन चला रहा था, अपने स्वयं के खाना पकाने पर झुर्रियां डाल रहा था। व्यंजन उसे संतुष्ट नहीं कर सका, लेकिन उसका प्रयास वो सब था जो वो कर सकता था। अचानक गिरू के जागने से चुप्पी टूट गई।
मुझे राहत मिली और पाल्पा को भी गर्व की हल्की सी भावना महसूस हुई जब गिरू ने उसके भोजन की सुगंध पर टिप्पणी की। लेकिन मेरी राहत क्षणिक थी। गिरू पर अजगर के रूप में हमला करने की स्मृति मेरे मन पर भारी पड़ी। अपराध बोध ने मुझे खा लिया जब तक कि गिरू ने खुद बात नहीं की मुझे ये आश्वासन दिया कि मेरे वास्तविक आत्म ने वो वार नहीं किया था। ये मेरा अनियंत्रित पहलू था, दगन जोट से जुड़ा रूप। पाल्पा भी सहमत था। हालांकि आश्वासन ने मेरे दिल को शांत नहीं किया। डर बना रहा कि एक दिन मेरे अंदर का अजगर मेरी शेष मानवता को निगल सकता है। साराटो ने उस चिंता को और गहरा किया जब उसने मुझे गिरू के घावों को ठीक करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी। उसने शांति से लेकिन सीधे कहा, जितना अधिक मैं उस राक्षसी रूप पर निर्भर रहा उतना ही अधिक जोखिम हमेशा के लिए खुद को खोने का था। मैंने सुना मेरे चेहरे पर असुरक्षा अंकित थी। गिरू कमजोर होने के बावजूद कार्रवाई के लिए आग्रह किया। गुरु थियो को ढूंढो एकमात्र व्यक्ति जिसके पास उनके द्वारा आवश्यक उत्तर हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता कावट ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और गिरू फिर से बेहोश होकर गिर गया। इस बीच नीचे तनाव बढ़ रहा था। पाल्पा मुमू से दवा की कीमतों को लेकर बहस कर रहा था। दुर्लभ सेरापुरा जड़ी बूटियां एकमात्र समाधान थीं और वे बहुत महंगी थीं। टोमाइट ने उपचार स्प्रिंग्स के लिए एक और यात्रा का सुझाव दिया, लेकिन पाल्पा ने अपना सिर हिलाया। इस बार अकेले गर्म झरने पर्याप्त नहीं होंगे। जैसे ही उम्मीद पतली लग रही थी, एरिन अंदर आया। उसने कुरु आरा गॉर्ज के बारे में जानकारी का खुलासा किया जहां जड़ी बूटियां मिल सकती थीं। उसने जो नक्शा प्रदान किया उसने मेरे भीतर एक नया संकल्प जगाया जो यात्रा की तैयारी में कोई समय बर्बाद नहीं कर रहा था। साराटो के साथ मिलकर मैं घाटी की ओर चल पड़ा। रास्ते में मेरे होठों से निराशा फूट पड़ी। हर कदम अंतहीन लगता था। हालांकि साराटो हमेशा की तरह शांत होकर मुझे दिलासा देती रही। उसने जोर देकर कहा कि दूरी उसके लिए कुछ भी नहीं है और मुझे ध्यान केंद्रित रखने के लिए प्रेरित किया। सराय में वापस गिरू की हालत और बिगड़ गई थी। एरिन ने कठोर सच्चाई की सूचना दी जबकि पाल्पा उनके तेजी से घटते सोने की गिनती कर रहा था। टमिटे हालांकि साराटो की तुलना में पैसे के बारे में कम चिंतित था। उसने अपनी शंकाओं उसके खाने से इनकार, उसके अजीबोगरीब दिखने और डॉक्टर के साथ उसके पिछले संबंध को कबूल किया। बहारा उसके लिए उसका व्यवहार बहुत सुविधाजनक, बहुत रहस्यमय था। हर अवलोकन के साथ उसका संदेह बढ़ता गया। घाटी में इन साराटो और मुझे एक नए खतरे का सामना करना पड़ा। अंधेरे से एक विशालकाय मेंढक प्रकट हुआ और हमला किया। साराटो ने मुझे एक तरफ धकेल दिया जिससे मैं जानवर के हमले से बच गया। लेकिन जैसे ही हमने पीछे हटने की कोशिश की, बारिश शुरू हो गई जिससे जमीन गीली हो गई और हमारी वापसी एक फिसलन भरा जाल बन गई। इस भ्रम के बीच साराटो ने ऊपर उग रही सुरापोरा जड़ी बूटी को देखा। मैंने झिझका नहीं, मैं किसी भी कीमत पर उस पर टूट पड़ा। इस बीच एरिन ने सराय में और भी बुरी खबर का खुलासा किया। नाम्बुको मुझे मारने का इरादा रखता था। उसने खुद एक गुप्त संचार उपकरण के माध्यम से यह सुना था। पाल्पा ने पूछा क्यों और एरिन ने समझाया कि इसका संबंध दागन जोट के साथ मेरे संबंध से था। पाल्पा और भी चिंतित हो गया जब एरिन ने बताया कि नाम्बुको ने दागन जोट की गिरफ्तारी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई थी। उसका लक्ष्य सरल था, साम्राज्यों को अस्थिर करना, हथियारों की बिक्री बढ़ाना और मैजिक स्टोन बाजार पर हावी होना। पाल्पा को डर था कि ये धोखा पूरे महाद्वीप में युद्ध छिड़वा देगा। घाटी में मैंने एक विशाल चमकते कछुए के खोल पर उगने वाली जड़ी बूटी को देखा। हर कदम पर कछुआ हिलता पौधे को पहुंच से दूर खींचता। मैंने संघर्ष किया, आगे बढ़ता रहा, हार मानने से इनकार कर दिया। अंत में मैंने जड़ी बूटी को पकड़ लिया लेकिन कछुए के खोल से गिर गया। मेरे गिरने से पहले साराटो ने मुझे पकड़ लिया। एक क्षण के लिए हम एक दूसरे पर मुस्कुराए। राहत और थकावट से मैं सरपुरा जड़ी बूटी के साथ सराय में लौट आया। इसे दवा बना दिया गया था। जैसे ही गिरू ने इसे पिया उसकी शक्ति चमक उठी। प्रकाश ने उसे घेर लिया और धीरे धीरे उसकी ताकत लौट आई। कई दिनों में पहली बार गिरू ने आंखें खोली, जीवंत और सचेत। राहत कमरे में फैल गई। हालांकि युद्ध का खतरा अभी भी मंडरा रहा था, लेकिन सोचने का ज्यादा समय नहीं था। शहर में परेशानी बढ़ रही थी। नागरिकों और बच्चों को जादुई पत्थरों का खनन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। सबूत थे कि युद्ध पहले से कहीं ज्यादा करीब था। टोमिट्टे को डर था कि क्या होने वाला है और उसने ग्रैंड ट्रुआ की आवश्यकता पर जोर दिया। गिरू ने उसे दिलासा दिया, उन्हें उनकी प्राथमिकता की याद दिलाई। उन्हें मास्टर थियो को बाहर खोजना था। टोमिट्टे ने पाल्पा से अपनी बात कही। उसने कबूल किया कि साराटो पर उसका विश्वास कम हो गया था, खासकर उसे पिछली रात रोते हुए देखने के बाद। उसने अपना विश्वास उस दूसरी लड़की पर रखा जिससे वे मिले थे, ये मानते हुए कि वो अधिक ईमानदार थी। साराटो के प्रति उसका संदेह अभी भी बना हुआ था जो उसे सता रहा था। उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिला था। अचानक एक आदमी शांत शक्ति के साथ आगे बढ़ा। उसकी आभा ने दूसरों को भयभीत कर दिया और गिरू और पाल्पा घुटनों पर बैठ गए। पाल्पा ने ब्रो के सेवक के रूप में अपनी वफादारी की घोषणा की। उस व्यक्ति ने अंततः खुद को मास्टर थियो के रूप में पेश किया। उनकी उपस्थिति ने पूरे समूह में भावनाओं की लहर ला दी। उसने साराटो का गर्मजोशी से स्वागत किया जिससे मुझे थोड़ी जलन हुई। समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन पतली हवा ने हर कदम को और भारी बना दिया। उनकी सांसें छोटी होती जा रही थीं, लेकिन मास्टर थियो आसानी से चल रहे थे। उनकी पैनी नजर उनकी हर परेशानी को पकड़ रही थी। उसने उन्हें याद दिलाया कि ब्रो और पाल्पाउन के अपने शिष्य कभी ऐसे नहीं लड़खड़ाए थे।
पाल्पा ने सिर झुकाया, अपनी कमजोरी के लिए माफी मांगी, जबकि गिरु ने श्रद्धा से सिर झुकाया कहते हुए कि वे केवल यात्रा करने के लिए नहीं आए थे बल्कि थियो से अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों के बारे में बात करने के लिए आए थे। गुफा के अंदर गिरु ने सब कुछ बताया। भयावह सच्चाई ये थी कि मैं एक दिन अपने भीतर के ड्रैगन में खो सकता था। थियो चुपचाप सुनता रहा, उसकी शांत निगाहों में सदियों का भार था। हाथ के एक झटके से उसने एक धधकती आग को बुलाया जिसकी ऊर्जा दागनजोट की विनाशकारी सांस के बराबर थी। आग ने गुफा की दीवारों को रोशन किया, जो खतरे में क्या था उसका प्रमाण था। थियो ने उस भाग्यवादी रात को असफल सीलिंग समारोह के बारे में बात की जब दागनजोट का दिल जानवर से फट गया था और अब मेरे सीने में धड़क रहा था। हालांकि अपने सभी ज्ञान के बावजूद थियो ने स्वीकार किया कि आगे कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। मैं निराशा से अभिभूत होकर जवाब मांगा, थियो उस रात क्यों नहीं था? उसने मेरे माता पिता को उनकी हताश लड़ाई में क्यों नहीं बचाया? मेरी आवाज गुस्से और दुख से कांप रही थी। गुफा में मेरा दर्द गूंज रहा था। थियो का जवाब मापा हुआ लेकिन निश्चित था। अपनी शक्ति के साथ भी दागनजोट को सील करना असंभव था। उसने समझाया कि जो मैं लेकर चल रहा था वो एक बोझ था जो किसी के भी पूर्ण नियंत्रण से परे था। हालांकि उसने एक निमंत्रण दिया, उसके साथ प्रशिक्षण लो, जादू और अनुशासन दोनों का उपयोग करना सीखो और शायद इससे पहले कि ड्रैगन मुझे निगल जाए संतुलन ढूंढो। गुफा के बाहर थियो ने हम में से प्रत्येक को आत्मा को तेज करने के लिए कार्य सौंपे। मेरे लिए उसने एक घुमावदार रास्ता बनाया और मुझे उस पर चलने का आदेश दिया जब तक कि मुझे भीतर छिपा सीधा रास्ता न मिल जाए। पहले तो मैंने मजाक उड़ाया लेकिन जल्द ही महसूस किया कि ये रास्ते के बारे में नहीं था बल्कि मेरे बारे में था। सबक धैर्य, स्पष्टता और आत्मनियंत्रण था। पाल्पा इस बीच थियो की बुद्धिमत्ता से जूझ रहा था, उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। कहीं और एरन महल की रिपोर्टों की निगरानी कर रही थी। नाम्बुको युद्ध की हवा के साथ तेजी से बेचैन हो रहा था और एरन ने महसूस किया कि तबाही करीब आ रही थी। शिविर में वापस थियो ने मुझे और भी जोर से धक्का दिया। उसने मुझे सारातो की तस्वीर वाला एक कागज फेंकने का आदेश भी दिया। मैंने विरोध किया, मेरा उससे संबंध व्यक्तिगत था। थियो जो समझ सकता था उससे कहीं अधिक। थियो ने मुझे बारीकी से देखा, उसकी शांत निगाहों के पीछे संदेह चमक रहा था। गिरु ताजा शिकार के साथ लौटा जो उसके कौशल का प्रमाण था, लेकिन थियो ने सभी का ध्यान एक छोटी चुनौती की ओर मोड़ दिया। उसने मेरे हाथ में एक कंकड़ रखा और मुझे उसे फेंकने का आदेश दिया। थोर का अजीबोगरीब नजरिया इसे एक सुंदर सिक्का कहता है जिससे जिज्ञासा पैदा होती है। जब मैंने अंततः उसे फेंका तो पत्थर कमजोर रूप से चमक उठा। थियो की आंखें सिकुड़ गईं। इस लड़के का रास्ता असामान्य था और कंकड़ की चमक कुछ गहरा संकेत दे रही थी। इस बीच महल में वापस शारीशारू चुपचाप बैठी थी। दुख उसे घेरे हुए था। उसके सेवक ने पूछा कि उसे क्या परेशान कर रहा है, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बस नाम्बुको का नाम फुसफुसाया। उसकी वफादारी, उसका दिल और उसका भविष्य सब अपने ही संदेह में उलझा हुआ था। गुफा के प्रवेश द्वार पर थियो ने मुझे कोको ब्लेड की कला से परिचित कराया, एक ऐसा हमला जो बिना किसी भौतिक हथियार के मौजूद था। मैं झिझका, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान केंद्रित किया यह तकनीक काम कर गई। पत्थर को इस तरह से काट दिया जैसे मेरे हाथ में तलवार हो। मैं अविश्वास में घूर रहा था। जो मैंने हासिल किया था उससे अनभिज्ञ था। अंदर गिरु ने थियो से और पूछा उनकी लड़ाइयों में मेरी जगह के बारे में चिंतित था। थियो ने सीधे जवाब दिया, मेरा उपहार तलवार नहीं था बल्कि जादू था। गिरु ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया, लेकिन किसी भी कीमत पर मुझे तलवारबाजी सिखाना जारी रखने का वादा किया। साथ मिलकर वे मुझे मजबूत बना सकते थे। गिरु तलवार के साथ, थियो जादू के साथ। महल में वापस नाम्बुको अपनी मशीनों का अवलोकन कर रहा था जबकि शारीशारू अंदर चला गया। उसने उसे एक नए कार्य के साथ बधाई दी, लेकिन उसके सैनिकों में भी संदेह बना हुआ था। हमारी यात्रा मोट रेगिस्तान में जारी रही। हवा गर्म और कठोर होती गई और हमारे ऊपर एक हॉकाई नीचे उतरा। गिरु ने उसे भगा दिया, लेकिन भ्रम मैनरिन गिर गई। उसका उपकरण उसके हाथ से गिरा जिससे दुश्मन की आवाजें निकलने लगीं। संदेह निश्चितता में बदल गया। उसने हमारे हर कदम को रिले किया था। गिरु ने उससे सामना किया और एरिन टूट गई। उसने नाम्बुको को रहस्य बेचकर खुद को एक सूचना दलाल के रूप में स्वीकार किया। विश्वासघात दर्दनाक था, लेकिन गिरु ने उसे नुकसान पहुंचाने से इनकार कर दिया। उसे मारने से जो हो चुका था वह बदल नहीं जाएगा। इसके बजाय उन्होंने उसे रेगिस्तान के बीच में छोड़ दिया। उसके सर्वनाश के चेतावनी के शब्द हवा में उड़ गए। महल में शारू ने पहरेदारों की झिझक को नजरअंदाज कर दिया। उसने नाम्बुको के आदेश को पूरा करने का फैसला किया था। मशीन में प्रवेश करते हुए उसने डॉक्टर बहारा के साथ सहयोग किया। उनकी संयुक्त मंशा अंधेरे में छिपी हुई थी। दूर मोट रेगिस्तान पर रात गिर गई। मैं और मेरे साथी आगे बढ़ते रहे। थक चुके थे, हर सांस के साथ हवा उनके फेफड़ों में चुभ रही थी। गिरु ने उन्हें कड़वे ढंग से याद दिलाया कि यहाँ 3 रातों तक जीवित रहना कोई आसान काम नहीं होगा। दिन जलते हुए थे, रातें ठंडी हड्डियां जमा देने वाली थीं। जैसे ही रेत के तूफान उनके चारों ओर घूम रहे थे, समूह आगे बढ़ा रेगिस्तान से ही लड़ रहा था। इस बीच सेंट मौर्या के साम्राज्य में शूरवीर युद्ध की तैयारी कर रहे थे। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। वेन्स और इसेलियन ने एक गठबंधन बनाया हो सकता है, और इससे भी बदतर फुसफुसाहट थी कि दागनजोट उनके नियंत्रण में था। घबराहट फैल गई जिससे युद्ध की आग में और घी डल गया। रेगिस्तान में वापस आपदा आ गई।
उनका पानी कम पड़ रहा था और पाल्पा एक छिपे हुए रेत के गड्ढे में गिर गया। बदलती रेत के नीचे एक अजीबोगरीब जानवर छिपा हुआ था। गिरू ने पाल्पा को स्थिर रहने के लिए चिल्लाया, लेकिन डर ने उसे अभिभूत कर दिया और वो और गहरा डूब गया। जैसे ही सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थीं, एरिन फिर से प्रकट हुई, एक रस्सी नीचे फेंक दी और उसे सुरक्षित स्थान पर खींच लिया। पाल्पा को बचा लिया गया, लेकिन उसने उसे धन्यवाद के बजाय गुस्से से बधाई दी। उसने जोर देकर कहा कि उसने केवल इसलिए मदद की क्योंकि समूह अपने गंतव्य से भटक रहा था। इस एलियन के राज्य में कहीं और राजा ने बिना रुके 3 दिनों तक प्रार्थना की थी। उसे डर था कि उनके खिलाफ गठबंधन बन रहे हैं और दागन जोट के भाग्य के बारे में चिंतित था। पूरा महाद्वीप युद्ध के कगार पर था। रेगिस्तान में वापस एक भयंकर रेत के तूफान ने समूह को अलग कर दिया था। पाल्पा एरिन को अपने बगल में पाकर उठा, बाकी कहीं नहीं थे। उसने उसे एक नखलिस्तान में जाने के लिए प्रेरित किया, ये मानते हुए कि ये उनके जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका था। पाल्पा ने विरोध किया, दोस्तों के साथ फिर से जुड़ने के लिए बेताब था, लेकिन उसका शरीर तनाव के तहत टूट गया। एरिन ने समझाया, हाँ उसने जानकारी बेची थी, लेकिन केवल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को। उसने ग्रैंड ट्रोआ के लिए नाम्बुको के साथ व्यापार करने की भी कोशिश की थी। उसकी ईमानदारी से पल्पा की थकान कम नहीं हुई और वो रेत पर गिर पड़ा। इस बीच में और साराटो ने एक साथ रात की बर्फीली ठंड को सहन किया। मैं बुरी तरह कांप रहा था, प्यास से कमजोर हो रहा था। साराटो मेरी जद्दोजहद देखकर हवा में पानी की हल्की गंध महसूस की। बिना किसी झिझक के उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जो थोड़ी सी नमी वो इकट्ठा कर सकती थी उसे जमा करने के लिए तैयार थी। कहीं और गिरू ने टोमिट्टे को अपनी पीठ पर लाद रखा था। तूफान के बीच से उसने दूर एरिन और पल्पा को देखा। समूह धीरे धीरे इकट्ठा हुआ। ओस से भीगे शरीर वाली साराटो ने मुझे पानी की बूंदें दी। जैसे ही पानी की बूंदें मेरे होठों से लगी, एक स्मृति कौंध उठी, मेरी माँ की छवि, उनकी गर्माहट, उनकी देखभाल। वो पल छोटा था, लेकिन इसने मुझे और मजबूत कर दिया। ऊपर से देखते हुए एक हॉकाई चुपचाप मंडरा रहा था। अंततः वे नखलिस्तान तक पहुंचे। गिरू ने धीरे से टोमिट्टे को नीचे रखा, उसे पुनर्जीवित करने के लिए पानी डाला। राहत पूरे समूह में फैल गई, लेकिन तुरंत ही बिखर गई। शरीशारू अचानक प्रकट हुई, उसका रूप विकृत और एकीकृत हो गया था। उसने निर्ममता से हमला किया। एक त्वरित चाल में उसने साराटो और मुझे पकड़ लिया, इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता। जब रेगिस्तान अराजकता में कांप रहा था, तीनों राज्य युद्ध के और करीब आ रहे थे। मैं नाम्बुको के महल के अंदर जागा। मेरी कलाई बंधी हुई थी। नाम्बुको इंतजार कर रहा था, शांत और आत्मसंतुष्ट, अपनी भव्य योजना की घोषणा कर रहा था कि वो डगन जोट को पुनर्जीवित करेगा। 10 लंबे सालों के बाद उसकी आवाज में अहंकार था। जब उसने मेरा मजाक उड़ाया, उसने घोषणा की कि अब ग्रैंड ट्रोआ उसका है। मेरे सीने में क्रोध उमड़ पड़ा। मैंने अपनी तलवार निकाली और हमला किया, लेकिन नाम्बुको ने आसानी से हमले को रोक दिया। मैंने एक बार फिर निराशापूर्वक हमला किया, लेकिन उसने मुझे एक बच्चे की तरह एक तरफ धकेल दिया। फिर नाम्बुको ने और गहरा घाव किया, स्टील से नहीं बल्कि शब्दों से। उसने 10 साल पहले की त्रासदी में अपनी भूमिका का खुलासा किया। उसने इस बात से इनकार किया कि मेरे पिता का बलिदान एक विकल्प था। लॉर्ड बैरो की इच्छा में मेरे विश्वास को खारिज कर दिया। उस रहस्योद्घाटन ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने इसे स्वीकार करने से इनकार किया, लेकिन मेरा क्रोध व्यर्थ था। कहीं और गिरू और अन्य लोग खोज जारी रखे हुए थे। एरिन अपने उपकरण से ध्यान से सुन रही थी, अपने लापता दोस्तों के किसी भी संकेत को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक एक आवाज बाधा को चीरते हुए आई। साराटो की आवाज मेरा नाम पुकार रही थी। वे स्रोत की ओर भागे और पाया कि वो ढोल बजा रही थी। उसकी ताल पूरे देश में गूंज रही थी। ये संगीत नहीं था, एक बुलावा था, स्वयं ड्रैगन के लिए एक आह्वान। सभी के विस्मय के लिए ड्रैगन अचानक बादलों से प्रकट हुआ और साराटो को निगल गया। समूह में दहशत फैल गई, क्योंकि गिरू ने हताशा में जानवर पर लगभग हमला कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि अराजकता बढ़ पाती, साराटो की आवाज अंदर से आई, शांत और स्थिर। उसने उन्हें आश्वस्त किया कि ड्रैगन का कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। ये उन्हें मेरे पास ले जाएगा। उसके शब्दों ने दूसरों को चौंका दिया और पल्पा को याद आया कि साराटो का पहला प्रदर्शन भी एक ड्रैगन से संबंधित था। उसके आसपास का रहस्य और गहरा हो गया। ड्रैगन की पीठ पर सवार होकर समूह आसमान में उड़ गया, सीधे नाम्बुको के महल की ओर। उन भयावह दीवारों के भीतर नाम्बुको ये सुनिश्चित कर रहा था कि उसकी योजना का हर विवरण तैयार है। उसकी योजना पैमाने में भयानक थी। उसने सीलबंद खजाने को अपनी मशीन के साथ एकीकृत करने की योजना बनाई, यह मानते हुए कि ये उसे पूरी दुनिया पर शासन करने की शक्ति देगा। इस पागलपन को आगे बढ़ाने के लिए वह पूरे राज्य में सभी जादू का बलिदान करेगा। कीमत अकल्पनीय थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा अदम्य थी। जैसे ही समूह पहुंचा, महल उनकी आंखों के सामने था। अंधेरा और भयावह एक विकृत गढ़ अभी भी अंधेरे स्वामी का आभास लिए हुए था। एरिन ने इसका इतिहास समझाया। पौराणिक नायक डेल हाल्बर्ट द्वारा हराए जाने से पहले कभी गैस द्वारा शासित था। खंडहर होने के बावजूद महल अभी भी शक्तिशाली जादू से भरा हुआ था, जो अब नाम्बुको की इच्छा के अनुसार मुड़ा हुआ था। उनके आगमन ने तुरंत शत्रुता को जन्म दिया। सैनिक बाहर निकले और उन्हें ले जाने वाले ड्रैगन को हमले में मार गिराया गया। जमीन पर घिरे हुए और संख्या में अधिक होने के कारण समूह को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। पकड़े जाने से ठीक पहले खिसक गए, लेकिन अनिश्चितता उन्हें परेशान कर रही थी। वे कितने समय तक भाग सकते थे? फिर एक सच्चाई बिजली की तरह सामने आई।
डॉक्टर बेहरा ने साराटो की सच्चाई उजागर की। वो कोई सामान्य लड़की नहीं थी, बल्कि नाम्बुको के आदेश पर बनाई गई एक जादुई कठपुतली थी। पल्पा उस सच्चाई से स्तब्ध रह गया। डॉक्टर ने आगे समझाया, साराटो का अस्तित्व बालोया त्रासदी से जुड़ा था। उसके शरीर में एक ड्रैगन रक्त क्रिस्टल प्रत्यारोपित किया गया था। नाम्बुको द्वारा उसके विकृत सौंदर्य मानकों को पूरा न करने के कारण खारिज कर दिया गया। साराटो ने अपनी जान बचाने के लिए एक मैग्मा झील को जमाकर बाल बाल बची। समूह आगे बढ़ता रहा और अंततः उस कक्ष में पहुंचा जहां विशाल क्रिस्टल था। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि वे इस पागलपन में फंसने से पहले चले जाएं, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे नहीं छोड़ेगा। साराटो ने निस्वार्थ भाव से मेरी आजादी के बदले खुद को नाम्बुको को सौंप दिया, लेकिन नाम्बुको ने ठंडे बस्ते में खुलासा किया कि उसे दोनों की जरूरत थी, साराटो और मुझे अपने अंतिम नाटक के लिए। बाहर ग्रहण शुरू हो गया। बालोया पर छाया पड़ गई। महल के अंदर नाम्बुको की योजना चरम पर पहुंच गई। उसका दृष्टिकोण था कि सभी एकत्रित जादुई शक्ति को निकाल लिया जाए और तीनों राज्यों के सैनिकों को डगनजोट के सार के साथ एकीकृत किया जाए, जिससे स्वयं ड्रैगन से भी बड़े राक्षस पैदा हों। महल को घेरे हुए गोला बंद हो गया। सभी को बिना किसी भागने के अंदर फंसा दिया। शरी शाहरुख खतरे को पहचानते हुए अपने अभिमान को धोखा दिया और डॉक्टर को सभी एकत्रित जादू हस्तांतरित कर दिया। बहराया उम्मीद करते हुए कि ये उसकी जान बचाएगा, लेकिन नाम्बुको प्रकट हुआ एक क्रूर हंसी के साथ उसकी आशाओं को खारिज कर दिया। उसने घोषणा की कि हवेली में हर कोई उसकी योजना का हिस्सा बन जाएगा। उसका आत्मविश्वास बिखर गया। उसकी जगह शुद्ध क्रोध ने ले ली जब उसने अंततः उसकी धूर्तता को देखा। इस बीच गिरू ने डॉक्टर बेहरा का सामना किया या जानने की मांग की कि अंदर के जादू को कौन सी शक्ति रोक रही है। डॉक्टर ने ठंडे बस्ते में स्वीकार किया कि उनका वर्तमान शरीर केवल एक कठपुतली था। उनका असली आत्म अभी भी बालोया के भीतर गहराई में था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए नाम्बुको ने साराटो को बुलाया। उसके नियंत्रण से बंधी हुई उसका शरीर एक भयावह पात्र में मुड़ गया, जिसका उद्देश्य आतंक फैलाना था। लेकिन जैसे ही उसकी जीत पूरी होने वाली थी, कुछ गड़बड़ हो गई। उसके अंदर डगनजोट का दिल धड़कना बंद हो गया। उसकी योजना डगमगा गई। अराजकता के बीच पल्पा ने हताशा में मुमु को मदद के लिए बुलाया, लेकिन मुमु ने अपनी लालची प्रकृति के अनुसार एक भारी कीमत मांगी। जल्दी में इन समूह ने जो कुछ भी उनके पास था उसे इकट्ठा करके उसे दे दिया। एक कुटिल मुस्कान के साथ मुमु ने अपनी विशाल जादुई तोप को सक्रिय किया। उसने गोली चलाई। गर्जने वाले धमाके में गोले का एक हिस्सा तोड़ दिया। छेद छोटा था लेकिन पर्याप्त। पल्पा गिरू और अन्य लोग गिरते हुए किले से भाग निकले और बालोया में दौड़ गए। अंदर में तबाही के कगार पर था। नाम्बुको मुझे पूरी तरह से एक ड्रैगन में बदलने के करीब धकेल रहा था। यदि ऐसा होता है तो डगनजोट का पुनर्जन्म होगा। हेरफेर से क्रोधित होकर मैंने अपना क्रोध मुक्त किया। हमला करने के लिए तैयार था, भले ही इसका मतलब आसपास की हर चीज को नष्ट करना हो। लेकिन इससे पहले कि मैं साराटो को चोट पहुंचा पाता, इससे पहले कि मैं खुद को पूरी तरह खो देता, गिरू और अन्य लोग अंदर घुस गए। वे मेरे और साराटो के बीच कूद गए, मुझे किनारे से वापस खींचने की कोशिश कर रहे थे। मेरा भाग्य और शायद पूरी दुनिया का भाग्य एक धागे पर लटका हुआ है। गिरू हताशा में आगे बढ़ा ताकि हम दोनों के बीच का टकराव नियंत्रण से बाहर होने से पहले मेरे और साराटो तक पहुंच सके। लेकिन शरीशारू ने उसका रास्ता रोक दिया। उसकी मृत्यु के बाद भी डटी रही। नाम्बुको के प्रति उसकी वफादारी अटूट रही और वो उसके आदेशों पर ऐसे टिकी रही मानो वही उसका एकमात्र उद्देश्य हो। ऊपर से नाम्बुको एक बीमार खुशी के साथ देख रहा था। मुझे और साराटो को भाग्य से बंधे दो आत्माओं को एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर देखकर आनंद ले रहा था। मेरी जबरदस्त शक्ति के खिलाफ लड़ते हुए साराटो ने किसी तरह मुझे रोक लिया। मुझे उसे और चोट पहुंचाने से रोका। गिरू दखल देने के लिए बहुत व्यथित था, लेकिन शरीशारू ने उसके हस्तक्षेप को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसे एक भयानक क्षण में नीचे गिरा दिया। ऐसा लगा कि वो मुझे ही जानलेवा चोट पहुंचा सकता था, जब तक कि एक अदृश्य शक्ति ने उसे उड़ा नहीं दिया। अराजकता से डगनजोट प्रकट हुआ। उसकी विशाल उपस्थिति ने मुझे निश्चित मौत से बचा लिया। नाम्बुको का चेहरा एक मुस्कान में बदल गया। उसकी भट्टी सक्रिय हो गई थी और ड्रैगन प्रकट हो गया था, ठीक वैसे ही जैसा वो चाहता था। बिना किसी झिझक के उसने डगनजोट को ग्रैंड ट्रोआ में बांध दिया। उसका उपकरण जीवित हो गया क्योंकि उसने संलयन अनुष्ठान शुरू किया। बालोया से शक्ति की एक चकाचौंध भरी लहर फूट पड़ी क्योंकि महत्वाकांक्षी नाम्बुको ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। दूसरों को त्यागने के बजाय उसने अपने शरीर को सीधे ड्रैगन के साथ एकीकृत करने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया। डॉक्टर बेहरा अंधेरे से देख रहा था। उसने महसूस किया कि यह दुस्वप्न क्या मुक्त करेगा। मैं आगे बढ़ा। दिवंगत माता पिता के जीवन और प्रेम से ऊर्जा का एक झोंका, लेकिन मुझे बेरहमी से पीटा गया। नाम्बुको अब ड्रैगन के सार से भरा हुआ मुझे एक कीड़े की तरह एक तरफ धकेल दिया। मैं गिर पड़ा। खून बह रहा था और बिखर रहा था। एरिन और टॉमिटे ने डॉक्टर बेहरा से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए चिल्लाया। आखिरकार बूढ़े आदमी ने कार्रवाई की। उन्हें बहुत देर होने से पहले रिएक्टरों को नष्ट करने का आदेश दिया। उसी समय साराटो जाग गई, लेकिन मैंने खुद को असहाय पड़ा पाया क्योंकि नाम्बुको ने अपना अंतिम हमला किया। एरिन और टॉमिटे ने मशीनों को तोड़ दिया और रिएक्टरों की ओर भागे। चिंगारियां उड़ेंगियर चरचराए और अनुष्ठान झिलमिला उठे, लेकिन नाम्बुको एक घातक लपट के साथ आगे बढ़ा। उसने मुझे सीधे निशाना बनाया।
ठीक उसी क्षण मैंने साराटो को हिलते हुए देखा। वह मेरे सामने कूद गई, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थी। उस दृश्य ने मेरे अंदर कुछ खोल दिया। मेरा दर्द और गुस्सा भड़क उठा और अपनी आखिरी ताकत से मैं खड़ा हो गया। जैसे ही नाम्बुको ने मारने के लिए हाथ उठाया, मैंने हमले को रोक दिया और एक त्वरित चाल में नाम्बुको की बाह काट दी। खलनायक पीछे हट गया, स्तब्ध, विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक साधारण इंसान उसे चोट पहुंचा सकता है। एक निराशाजनक फिट में मैंने ग्रैंड ट्रोआ को नाम्बुको की छाती उसके दिल में छेद दिया। कांपता हुआ, टूटता हुआ संयोजन में घूम गया ड्रैगन जोट का सामना कर रहा थोड्रेगन एक दिल दहलाने वाली चीख के साथ मेरे अपने दिल को पकड़े हुए था। मैंने कोको ब्लेड का इस्तेमाल किया, एक पौराणिक शक्ति जो ड्रैगन को सील करने के लिए बनाई गई थी, और राक्षस की छाती में गहराई से छेद दिया। धरती ने सांस रोकी। ड्रैगन कांप गया, उसकी गर्जना ने जमीन को हिला दिया, फिर प्रकाश की एक धारा में पूरे आकाश में फैल गई। मैंने महसूस किया कि ये मुक्त हो गया, क्योंकि मेरा लंबे समय से कैद दिल मेरे पास लौट आया। लेकिन खुशी क्षण भंगुर थी। मैंने नीचे देखा और साराटो का बेजान शरीर देखा। गिरु के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, कभी कभी बलिदान एक नया जीवन ला सकता है। कांपते हाथों से मैं उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। मैंने अपनी हथेली उसकी छाती पर रखी और एकमात्र काम चुना जो मैं कर सकता था, उसे अपना दिल देना। प्रकाश फट गया। साराटो हाफने लगी, जीवन उसके शरीर में लौट आया। मैं धीरे से मुस्कुराया, मेरा बलिदान पूरा हो गया था। ड्रैगन हवा में घुल गया और कई वर्षों में पहली बार सूरज की रोशनी बालोआ पर पड़ी। इसके बाद पाल्पा ने ग्रैंड ट्रोआ के टूटे हुए टुकड़ों को उठाया। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। एरिन और टोमिट्टे जल्दी से शामिल हो गए, टुकड़ों के लिए बच्चों की तरह झगड़ते रहे। अराजकता तब समाप्त हुई जब हथियार उनके हाथों से गिर गए और पूरी तरह से टूट गए। उनकी शक्ति हमेशा के लिए गायब हो गई। गिरु ने सच्चाई बताई कि तलवार की शक्ति हमेशा मेरे अपने जादू से जुड़ी थी। ये मेरी अंतर्निहित शक्ति थी जिसने अवशेष को खतरनाक बना दिया था कि अवशेष ने स्वयं। ये एक सच्चाई थी जिसने खुद को देखने के मेरे तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। एक बार फिर जीवित हुई साराटो मेरे आंसुओं से हिल गई। शर्म से अपना चेहरा छुपाते हुए मुझे नहीं पता था कि क्या कहूं। अभी भी अपने माता पिता की तलाश में मुझे एक दिल दहला देने वाली सच्चाई का पता चला। डॉक्टर बहारा नहीं बच पाए। बाहर तीनों राज्यों के सैनिक पीछे हट गए। अंत में लड़ाई टूट गई। एरिन ने अपने संपर्कों का उपयोग करके शांति बनाए रखी। यहाँ तक कि मुमू भी उन्हें ये याद दिलाने के लिए मुस्कुराते हुए दिखाई दिया कि वे अभी भी एक कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। शरीशारु, जिसने कभी कड़वे आंसू बहाए थे, अब खुशी से रो रही थी जब उसने पाया कि एक युवा लड़की के पुनरुत्थान के माध्यम से पुनर्जन्म हुआ है। खंडहरों के बीच यह आशा की एक छोटी सी किरण थी। अंत मिंचमू ने डॉक्टर बहारा को दफनाया, उन्हें वो सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे। कब्र के चारों ओर टोमिट्टे और अन्य ने सेटो को अपना दिल देने के लिए मुझे चिढ़ाया। मैं शर्मिंदा था, लेकिन मेरा जवाब स्पष्ट था। मैं ना तो कोई जादूगर हूं, ही किसी ड्रैगन का पात्र हूं। मैं एक भटकता हुआ तलवारबाज हूं और ये मेरी यात्रा की केवल शुरुआत है। सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और सूचनाएं चालू की हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपसे फिर मिलूंगा।